हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की सीरीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैं अब आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सम क्वेश्चंस आर गिवन देयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, यू आर गिवन अ हैमर। आपको एक हैमर दिया गया है, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच, ये सब आपको दिए गए हैं। So how could you use them to distinguish between sample of metals and non-metals? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ सैंपल कुछ मटेरियल्स गिवन है, उन मटेरियल्स को आपको क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करना है। देन एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी करके भी बताना है कि आखिरकार इन मटेरियल्स की हेल्प से आप किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो इन फर्स्ट वन सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हैमर इज गिवन देयर। सो ऑलरेडी यू नो दैट कि जब भी हम मेटल को बीट करते हैं हैमर की हेल्प से तो क्या होता है, मेटल्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। बट इन केस ऑफ नॉन metals do not converted into thin sheet. Okay, so remember, if substance can be hammered and made into sheets, यदि substance hammer हो जाता है और उससे sheet बन जाती है, so then it is a metal. तो ये क्या होगा, हमारा metal होगा। if it's broken into tiny pieces, लेकिन यदि आपका सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, टाइनी पीसेस में ब्रोकन हो जाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आपको हैमर दिया गया है, मेटल नॉन मेटल के सैंपल दिए गए हैं, और हैमर से यदि आपका सब्सटेंस हैमर से बीट करने पर शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपकी मेटल है, और हैमर से बीट करने पर यदि वो ब्रेक हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन मेटल। ओके, देन नेक्स्ट, battery, a bulb, wire and a switch. So have you remember from last class में मैंने आपको इस तरह की एक एक्टिविटी पढ़ाई थी कि you have to take battery, bulb, switch and wire. अब इन दोनों क्लिप्स के बीच में यदि मैं यहाँ पर मेटल का पीस लेती हूँ, किसका पीस लेती हूँ, इन दोनों क्लिप के बीच में यदि मैं यहाँ पर एक मेटल का पीस लेती हूँ, तो मेटल का पीस लेने पर और स्विच ऑन करने पर क्या होगा, बल्ब विल ग्लो। बल्ब क्या करने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। दोनों क्लिप्स के बीच में यदि मैं यहाँ पर मेटल का पीस लेती हूँ और सर्किट कंप्लीट होने के कारण बल्ब विल ग्लो, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। दैट मीन्स मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एट द सेम टाइम इफ आई टेक अ पीस ऑफ नॉन मेटल, सेकेंड टाइम में अब यहाँ पर किसका पीस लेने वाली हूँ, इन दोनों क्लिप्स के बीच में यदि मैं यहाँ पर नॉन मेटल का पीस लेती हूँ, तो नॉन मेटल का पीस लेने पर पूरा एक्टिविटी रेडी करने पर बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब क्या करेगा, अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। क्लियर है, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन इज गिवन देयर कि हैमर दिया गया है तो आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो मेटल्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, सो मेटल कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, बट विद द हेल्प ऑफ हैमर नॉन मेटल ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। सेकेंड एक्टिविटी हमें कंडक्ट करना है। पहले हम मेटल का पीस लेंगे तो यहाँ पर बल्ब होने ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम यहाँ पर नॉन मेटल का पीस लेते हैं और एक्टिविटी में, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्युष, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ही मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। ये प्रत्युष का हैंड है। प्रत्युष ने स्पैचुला में क्या लिया है, यहाँ पर सल्फर पाउडर। क्या लिया है यहाँ पर, सल्फर पाउडर। और प्रत्युष ने और सल्फर पाउडर को क्या किया है, गर्म किया है। सो द गैस इवॉल्व
बाय, यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है, कैन यू फाइंड दियर गैस इवॉल्व हियर, गैस जो इवॉल्व हुई है, अब प्रत्युष ने क्या किया है, इस इवॉल्व होने वाली गैस को कलेक्ट कर लिया है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में, उल्टी टेस्ट ट्यूब में, क्लियर है। देन he collected the gas evolved by inverted a test tube over it as shown in figure. So what will be action of gas? अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हुई है वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ में किस तरह की एक्शन करती है, और सेकेंडली विथ मॉइस्ट लिटमस पेपर। क्वेश्चन क्लियर है। प्रत्युष ने यहाँ पर स्पैचुला में सल्फर लिया है, सल्फर को उसने गर्म किया है, गर्म करने के बाद में सल्फर गर्म होकर किसी गैस में कन्वर्ट होता है, उस गैस को इसने किस में कलेक्ट किया है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में। फिर जो यहाँ पर गैस कलेक्ट होती है उस गैस की एक्शन हमें करवाना है एक बार ड्राई लिटमस पेपर से और एक बार वेट लिटमस पेपर से या मॉइस्ट लिटमस पेपर से, दैट मच इज क्लियर। सो ऑलवेज रिमेंबर whenever sulfur is burned, जब भी हम सल्फर को बर्न करते हैं, so which gas is evolved here, sulfur dioxide gas is evolved here। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमें क्या करना है, वी हैव टू पास इट ऑन लिटमस पेपर, वेयर वी हैव टू पास इट, वी हैव टू पास इट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस paper. So when we pass sulfur dioxide gas on dry litmus paper, so no change in color takes place, कोई कलर में चेंज नहीं होगा, no change in color takes place। But when we pass this sulfur dioxide gas on wet litmus paper, on wet litmus paper, सो वेट लिटमस पेपर जो कि हमारे पास ब्लू कलर का है, इट टर्न्स रेड, इट टर्न्स रेड। बात समझ में आ रही है। ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस ड्राई लिटमस पेपर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है, बट जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम मॉइस्ट लिटमस पेपर पर पास करते हैं, सो दिस moist blue litmus paper turns red. So why it turns red? Because sulfur dioxide is acidic in nature and sulfur dioxide reacts with water and it breaks down into ions. So question clear है। ड्राई लिटमस पेपर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, ड्राई लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन मोइस्ट लिटमस पेपर के साथ में कलर चेंज होगा बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पर आपने नहीं, यहाँ पर प्रत्युष ने जो सल्फर गर्म किया है, ठीक है, सो इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। सो सिंपल केमिकल रिएक्शन इज दिया, सल्फर सॉलिड स्टेट में था, उसने सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो जाएगी हमारे लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। गॉट इट? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट, some questions are given there on the basis of physical properties of metals and non-metals. First question, give example of metal which, आपको यहाँ पर बताना which metal is liquid at room temperature। तो सभी को पता है कि मर्क्यूरी हमारी जो है एक मेटल है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, जिसके कारण लिक्विड होने के कारण ही हम इसका यूज किस में करते हैं? थर्मोमीटर में करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। अब आपको ऐसी मेटल का नाम बताना है जो कि नाइफ से इजीली कट हो जाती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोडियम, विच मेटल? सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि आसानी से नाइफ से कट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको सभी को पता है कि सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल है जो कि
हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करती है. सो दिस इज अवर सिल्वर. लेकिन हम सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है. सिल्वर के बाद में नंबर आता है हमारे कॉपर का, जो कि बहुत अच्छे से हीट को कंडक्ट कर सकती है. सो फर्स्ट इट इज सिल्वर. नेक्स्ट आपको ऐसी मेटल का नाम लिखना है जो कि पुअर कंडक्टर होती है हीट की. व्हाट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? सो व्हाट इज योर आंसर? लीड. Lead is the poor conductor of heat. Next, a simple question is given there. Explain the meanings of malleable and ductile. Explain the meaning of malleable and ductile. So already आपको पता है कि metals malleable भी होती है और ductile भी होती है. So what is the meaning of metals? Malleable substance that can be beaten. Substance that can be beaten into thin sheets. ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि जिन्हें कि हम बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? मैलिएबल. सेकेंड, डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स एक पीस लेना है, ड्रॉन करना है, वायर में कन्वर्ट कर देना है. मेटल का पीस लेना है, खींचकर उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? हमें वायर में कन्वर्ट कर देना. सो व्हाट इज दिस? दिस इज डक्टिलिटी. डक्टाइल, सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. Substance that can be drawn into thin wire. So these are called ductile. Clear? And these both properties shown by our metals. Okay. Next आगे हम चलते हैं chemical properties of metals. Chemical properties of metals. So in case of chemical properties of metal, जैसा कि आपने 3.21 से 3.24 तक हमें डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करना है मेटल के. सम एक्टिविटीज आर देयर. ठीक है, आपको मेटल की सैंपल कलेक्ट करना है. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम. देन यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. अब आपका आगे का चैप्टर पूरा इन मैटर्स पर ही चलता रहेगा. क्लियर है? सो एज यू हैव सीन एक्टिविटी 3.8 में हमने देखा था कि मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम जलता है. मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम. जब भी हमारा मैग्नीशियम जलता है, मैग्नीशियम की रिबन को जब हम बर्न करते हैं, सो इट बर्न्स विद दिस टाइप ऑफ डेजलिंग वाइट फ्लेम. क्लियर है? डू ऑल मेटल रिएक्ट द सेम मैनर? क्या बाकी सारी मेटल भी इसी तरह से जलती हैं? Okay, yes. So activity 3.9 is given there. In activity 3.3 और 3.9 सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन गिवन है. टीचर असिस्टेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इट वुड बी बेटर टू स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन. ठीक है, हमको यहाँ पर अलग अलग जो हमारी मैटर्स हैं उनको क्या करना है? अब हमें बर्न करना है. सो बर्न करने के लिए जैसा कि हमने देखा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम, जिससे कि हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाती है. क्लियर है? तो हो सकता है कि ऐसा दूसरी मैटर्स के कारण भी हो. सबसे पहले हमारी आई प्रोटेक्शन हमें यूज करना है. देन वी हैव टू होल्ड सैंपल्स ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ टोंग्स एंड वी हैव टू बर्न देम एंड then we have to notice color of flame. क्लियर है? डिफरेंट टाइप की मैटर्स जो कि हमारे यहाँ पर गिवन है, इनके एक एक पीस को लेना है, टोंग्स के हेल्प से पकड़ना है और उनको हमें बर्न करना है. सो आफ्टर दैट व्हाट वी विल फाइंड देयर ओवरऑल, हमें क्या पता चलता है जबकि हम मेटल की पीस को बहुत ज़्यादा सावधानी से जलाते हैं, तो जलाने में होता ही क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मेटल ऑक्साइड. क्या होगा कि अलग अलग मेटल्स की हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं. सो व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म देयर? मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मेटल ऑक्साइड. दिस थिंग इज क्लियर? देन फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन देयर. हमें क्या लेना है? कॉपर. क्या लेना है हमें? कॉपर. सो व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. इन वॉट इट फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. कॉपर जब भी क्या होता है? गर्म किया जाता है, तो ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है. बात समझ में आ रही है? तो हमें लेना है कॉपर. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें इसे क्या करना है?
हीट करना है या फिर मैं कहूँ कि गर्म करना है. सो व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म देयर? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज फॉर्म देयर. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है, कि कॉपर जो कि हमारा पहले रेड कलर का था, गर्म करने के बाद में क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है. तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अ कंपाउंड ए इज गिवन, इट्स रेड इन कलर, आफ्टर हीटिंग it converted into black color. Okay, it converted into black color compound B. So identify compound A and identify compound B and write a chemical reaction for it. ठीक है. So compound A जो कि रेड कलर का था वो है हमारा कॉपर. इसको हमने गर्म किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बी बना जो कि ब्लैक कलर का है. एंड व्हाट इज बी प्रोडक्ट इज फॉर्म द, इट इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. क्लियर है? जैसा कि हमने देखा था मैग्नीशियम बर्न्स विद डार्जलिंग फ्लेम, बट यहाँ पर कॉपर रेड कलर से ब्लैक कलर का हो जाता है. देन नेक्स्ट, सिमिलरली अब हमें किसकी रिएक्शन देखना है? नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम. सो व्हेन एल्यूमिनियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म देयर? क्या किया है हमने? गर्म किया है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म देयर. विच ऑक्साइड इज फॉर्म देयर? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनेगा. फॉर्मूला इज मस्ट हियर Al2O3. व्हाट इज द फॉर्मूला? Al2O3. नाउ रिमेंबर दिस इज अवर एल्यूमिनियम मेटल. ठीक है, जनरली जब हम एल्यूमिनियम मेटल को वी एक्सपोज इट इन एयर, जब भी ये एयर के एक्सपोजर में रखी जाती है, सो अ थिन लेयर, आपको यहाँ पर एक थिन लेयर दिखाई दे रही है. A thin layer is formed on aluminium article and this thin layer is aluminium oxide. हमेशा ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम के आसपास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो कि एल्यूमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है. सो यू हैव टू लर्न दिस केमिकल इक्वेशंस. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. जैसा कि हमने देखा कि अभी हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना था, दैट इज, ठीक है. सो व्हेन दिस कॉपर ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कॉपर ऑक्साइड जो कि आपका ब्लैक कलर का बना था, हमने देखा था कि ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना था. दिस इज फ्रॉम कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर. देन व्हेन दिस कॉपर ऑक्साइड, कौन है ये हमारा? कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड में यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करते हैं तो हमारा नया प्रोडक्ट बन जाता है. नेम ऑफ प्रोडक्ट दिस, इट इज कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म्ड हियर. नाउ रिमेंबर देयर कि कॉपर क्लोराइड आपका यदि बना है तो कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होगा? सो इट्स ग्रीन और ब्लू ग्रीन इन कलर. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड reacts with hydrochloric acid and it gives copper chloride. Salt is formed there and from black now it turns blue green in color. Yes, so on the basis of this thing, metal oxide reacts with acid and salt and water is formed here. Metal oxide reacts with acid और salt और water बन रहा है. So this is neutralization reaction. इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड है, दे आर बेसिक इन नेचर. दे आर बेसिक इन नेचर. हमारे मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं. क्लियर है? ओके, सो जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं. सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड्स एंड बेसिस बोथ एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. बात समझ में आ रही है कि मैंने कहा जनरली मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक बेसिक इन नेचर. जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट some metal oxides reacts with acid and base both and give salt and water. So हमेशा ध्यान रखना आप कि ऐसे मेटल ऑक्साइड
जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती हूँ. मेटल ऑक्साइड्स which reacts with both acids and bases, these type of metal oxides are known as amphoteric oxides. क्या बोलेंगे हम इन्हें? These type of oxides are known as amphoteric oxides. So some metal oxides reacts with acids and bases both and give salt and water. What they give? Salt and water. So these type of metal oxides are known as amphoteric metal oxides. So एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि what are amphoteric oxides? Give two examples of amphoteric oxide. What are amphoteric oxides and give two examples of amphoteric oxides. Clear है? So what are amphoteric oxide? And gives two examples of amphoteric oxide. So aluminium oxide is given there. एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है क्योंकि when aluminium oxide reacts with acid it gives salt and water. So when aluminium oxide reacts with hydrochloric acid it gives aluminium chloride and water. What it gives? Aluminium chloride and water. Second, फर्स्ट में हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है, बट सेकेंड अब आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है? बेस से. किससे रिएक्शन कर रहा है? बेस से. और अगेन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म देयर. द क्वेश्चन इज देयर व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस. सो व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर. क्लियर? व्हेन एल्यूमिनियम oxide reacts with sodium hydroxide it gives sodium aluminate and water molecule is formed there. So ये important reactions है, you have to learn them carefully. Example of amphoteric oxide, aluminium oxide reacts with acid and base both and it gives their salts. एक बनेगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा बनेगा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट. क्लियर है? Yes, next हमें देखना है कि most metal oxides are insoluble in water. Most metal oxides are insoluble in water. मतलब अब हम मेटल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अब हम करवा रहे हैं वाटर से. So most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. Most of the metal oxides are insoluble in water, but some metal oxides are soluble in water. और जैसे ही metal oxides क्या होती हैं? वाटर में soluble हो जाती हैं. अब हम इन्हें क्या कहते हैं? अब हम इन्हें कहते हैं alkalis. So sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what happen when sodium oxide and potassium oxide reacts with water? So they form एक्वस सॉल्यूशन. क्या बनाएंगे? ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे. तो ये हमारा है सोडियम ऑक्साइड Na2O रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम ऑक्साइड. दिस इज अवर पोटेशियम ऑक्साइड. इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो ये जो दोनों ही हमारे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे डिसॉल्व इन वाटर. दैट्स व्हाई what we can say कि they are alkalis. Next अब बोला जा रहा है कि metal do not react with oxygen at the same rate. सारी जो metals होती हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन से सेम रेट से रिएक्शन करें. कुछ metals reacts very fast with oxygen but some metals reacts with oxygen slowly. Okay? सो जैसे कि हम बात करें मेटल हमारी हुई सोडियम और पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम. तो हमेशा ध्यान रखना आपकी जब भी हम सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर. हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरह से विग्रेसली कैचेस फायर.
ऑलवेज रिमेंबर सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर विगरसली, ठीक है ना, बहुत ही तेजी से आग पकड़ते हैं। इसी के कारण, ड्यू टू दिस रीजन कि सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर, सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर, दैट्स व्हाई वी स्टोर देम इन केरोसिन, ठीक है। ऐसे लिथियम भी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई लिथियम सोडियम पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सो सोडियम पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन में इसलिए स्टोर करके रखा जाता है बिकॉज दे कैचेस फायर इजीली इन एयर। क्लियर? क्लियर? आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, why is sodium kept immersed in kerosene oil? सीधी सी बात है, it catches fire in air, that's why whenever we immerse it in kerosene, यदि हमने इसको केरोसिन में क्या किया है, इमर्स कर दिया है, डीप कर दिया है, so it prevent accidental damage। ओके, क्या प्रिवेंट करेगा वो? एक्सीडेंटल डैमेज को प्रिवेंट करेगा, हमारा सोडियम फायर कैच नहीं करेगा, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, हमारी मेटल है, सरफेस ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फायर कैच कर लेते हैं, लेकिन हमारी कुछ मेटल की जो सरफेस है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये क्या करते हैं, इनके आसपास ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये मेरा मेटल का पीस है और इसके आसपास क्या बनेगी, लेयर ऑफ ऑक्साइड। सो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर बनी है मेटल के आसपास, ये क्या काम करेगी, ये मेटल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी फ्रॉम फर्दर oxidation. Then important point is there, iron। लोहे की हम बात करें, आयरन डज नॉट बर्न, आयरन जो है, लोहा जो है जलता नहीं है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रियसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। क्या होगा, आयरन की बात करना है, आयरन डज नॉट बर्न बट व्हेन वी यूज पाउडर ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन फिलिंग्स को यदि आपने फ्लेम पर इस तरह से डाला है, सो व्हाट हैपन, दीज आयरन फिलिंग्स, ओके, आयरन फिलिंग्स बर्न्स विग्रियसली। दिस थिंग इज क्लियर कि आयरन जनरली फायर को कैच नहीं करता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स कैचेस, आयरन फिलिंग्स बर्न्स विग्रियसली विथ फ्लेम। देन कॉपर, नेक्स्ट हमारी मेटल है अब कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी आग नहीं पकड़ता है, जलता नहीं है, बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। जैसा कि हम देख चुके हैं कि कॉपर को जब हम गर्म करते हैं सो वो रेड से ब्लैक हो जाता है। सो यही यहाँ पर गिवन है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड हियर, बट सिल्वर एंड गोल्ड, silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. So on the basis of this thing, what we can say, some metals reacts with oxygen or some metals burns, catches fire easily, some metals form metallic oxide around them and some metals do not react with air. ठीक है, next anodizing is given in your book. Anodizing important topic है, okay? Anodizing is given in your book. So what is the meaning of anodizing? Anodizing आखिरकार होता ही क्या है? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि firstly we use anodizing process forming a thick oxide layer of aluminium. फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। हमें किसकी लेयर बनाना है? एल्यूमिनियम की थिक लेयर बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर बनाना है। तो इसमें आखिरकार होता ही क्या है, एक कोई आर्टिकल होता है
ठीक है, एक कोई आर्टिकल होता है जिसके आसपास की हमें एल्यूमिनियम की लेयर को कवर करना है. So aluminium develops a thin oxide layer when exposed in air. This aluminium oxide coat makes it resistant from further corrosion. Aluminium जो है अपने आसपास एक थिन लेयर बना लेता है ऑक्सीजन की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. फिर ये लेयर जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइजेशन से हमारी मेटल को प्रोटेक्ट करती है. देन the resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. रेसिस्टेंस यदि हमें बढ़ाना है करोजन से तो व्हाट डू वी हैव टू डू, अब हमें और थिक लेयर ऑक्साइड की आसपास बना देना चाहिए. सो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड ऑफ एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्या लेना है हमें यहाँ पर, क्लीन आर्टिकल ऑफ, ठीक है, ये किसका वर्क करेगा, इट एक्ट एज एनोड एंड वी हैव टू टेक देयर सल्फ्यूरिक एसिड. विच एसिड इज यूज देयर, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज देयर. द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड reacts with aluminium to make a thicker protective oxide, and these oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. डायग्राम में देखते हैं हम कि हमें सबसे पहले क्या लेना है, एल्यूमिनियम आर्टिकल लेना है और यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है. These aluminium article act as anode, clear? And second cathode is used there. ये हमारा कैथोड हो जाएगा एल्यूमिनियम का या फिर लेड का. सो व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट H2SO4 फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन कम्स इन सॉल्यूशन. अब ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, ये जो हमारी एल्यूमिनियम की आर्टिकल है इसके साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यहाँ पर एक थिक लेयर बन जाएगी. सो दिस प्रोसेस इज एनोडाइजिंग. व्हाट इज दिस प्रोसेस इज एनोडाइजिंग. सो ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोडाइजिंग एंड व्हाई वी हैव टू यूज इट. सो एनोडाइजिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड around the aluminium object. Why we use it? We use it to prevent aluminium objects from corrosion. Clear है? So on the basis of last activities हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ठीक है, सोडियम बहुत जल्दी से फायर को कैच कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट रिएक्टिव. देन मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव. क्यों लेस, या फिर हम कह सकते हैं लेस विगरस. क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम सिर्फ अपने आसपास मैग्नीशियम की एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है. देन बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड. बर्निंग विथ ऑक्सीजन से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जिंक, आयरन, कॉपर और लेड जो है इनकी रिएक्टिविटी का सीरीज क्या हो सकता है. ओके, सो नाउ वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज टू नो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिमेनिंग मेटल्स. Yes, again an activity is given there, activity 3.10. So what happens when metal react with water? What happens when metals react with water? इसके पहले हमने देखा था कि what happen when metal reacts with oxygen and it form metal oxide, and metal oxide are generally basic in nature but some are amphoteric in nature. अब हमें बताना है कि what happen when metal react with water. क्या बताना है हमें कि जो डिफरेंट टाइप की मेटल्स के सैंपल हम लेकर चल रहे हैं वो वाटर से किस तरह से रिएक्शन करते हैं. दिस थिंग इज क्लियर. सो ऑलवेज रिमेंबर, सम मेटल्स react with normal water, some metal reacts with hot water, and some metals reacts with steam of water. This thing is clear. So on the basis of this thing,
एक्टिविटी में क्या करना है हमको, मेटल लेना है और मेटल की रिएक्शन किससे करवाना है, वाटर से. सो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर it form metal oxide in hydrogen gas. What it form metal oxide in hydrogen gas. हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मेटल वाटर से रिएक्शन करती क्या बनता है, metal oxide in hydrogen gas is formed here. Clear? At the same time ये जो metal oxide है it react again with water. It react again with water and it gives metal hydroxide. What it gives? It gives metal hydroxide. So have you seen that? क्या आपने कभी देखा है कि यदि सोडियम और पोटेशियम के पीस को हम गलती से भी यदि वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सोडियम का पीस वाटर में डाला है, सो इट कैचेस फायर. क्या करेगा ये, इट कैचेस फायर इन वाटर. दिस थिंग क्लियर? तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर and which type of reaction takes place? Violently reaction takes place. Violently reaction takes place. So when potassium and sodium reacts violently with cold water, हमें यहाँ पानी को गर्म भी नहीं करना पड़ा है. So sodium and potassium violently react and exothermic reaction takes place. Which type of reaction takes place? Exothermic reaction takes place. और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर फायर कैच कर लेती है. तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ केमिकल कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर. ओके, सो अभी हम यहाँ पर पोटेशियम की देख सकते हैं कि पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड हीट एंड एनर्जी आल्सो इवॉल्व हियर. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम सोडियम और पोटेशियम को वाटर में डालते हैं, violently reaction takes place, highly exothermic reaction takes place, evolution of hydrogen gas takes place and these hydrogen gas, ये ही वो हाइड्रोजन गैस है जो कि आज सराउंडिंग में फायर कैचेस. ठीक है, ये क्या कैच करती है? इट कैचेस फायर. सो विच थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग अ फायर? सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो कि फायर को कैच करने का काम करती है. क्लियर है? अगली हम बात करें रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर. रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर. तो क्या आपने कभी घर पर व्हाइट वॉश होते हुए देखा है? व्हाट डू वी यूज इन व्हाइट वॉश? हम वहाँ पर जनरली कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज करते हैं. तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, यदि मैं कहूँ कि जैसे ही हम चूने को पानी में डालते हैं तो हमारा पानी क्या होता है? उबलने लगता है. यस और नो? यस. सो व्हाई इट बॉइल्स विथ वाटर? बॉइल्स विथ द रिएक्शन कैल्शियम. क्योंकि यहाँ पर कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हमारा पानी गर्म हो जाता है. सो रिमेंबर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट. जैसा कि हमने अभी देखा था कि यहाँ पर तो सोडियम और पोटेशियम ने रिएक्शन करके फायर ही कैच कर ली थी, लेकिन कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर से होती है सो इट इज लेस वायलेंट एंड हीट इज इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर. हीट तो इवॉल्व होती है लेकिन इतनी ज़्यादा भी इवॉल्व नहीं होती कि वो फायर को कैच कर सके. दैट मच इज क्लियर. सो हमें यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखना है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर. तो जब हम कैल्शियम को पानी में ऐड करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर कैल्शियम मिक्सेस इन वाटर. ठीक है, हीट इज ऑल्सो इवॉल्व हियर जिसके कारण कि हमारा कैल्शियम यहाँ पर घूमने लगता है. हीट इवॉल्व होगी जिसके कारण कि स्मोक इवॉल्व होगा. देन इट मिक्सेस इन वाटर. दिस थिंग इज क्लियर. So calcium reacts with water and calcium hydroxide and hydrogen gases evolved here.
और साथ में यहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती कि वो फायर को कैच कर ले। फिर क्या होता है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक द सरफेस ऑफ द मेटल। हमारा जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, वो अब सरफेस पर घूमने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है वो कैल्शियम को यहाँ पर सरफेस पर ले आती है। क्लियर है? The question is given in your NCERT book. An element react with oxygen to give a compound with the high melting point. एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। देन तो वो कंपाउंड हमारा क्या हो सकता है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। सो व्हाट इज अवर आंसर? अवर आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम ही एक ऐसा एलिमेंट है और कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। क्लियर है? क्वेश्चन इज क्लियर कि आपको एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड और वो कंपाउंड जो है वो क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एलिमेंट कौन सा होना चाहिए। सो दिस एलिमेंट इज कैल्शियम। अब हम बात करेंगे हमारी अगली मेटल की, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्लियर है? अभी हमने देखा था सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। Our next metal is there, magnesium. Magnesium does not react with cold water. So how magnesium reacts? It reacts with hot water. How it reacts? It reacts with hot water and it forms magnesium hydroxide and hydrogen gas. जैसा कि हमने देखा था कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम सरफेस पर फ्लोट करने लग जाता है, उसी तरह मैग्नीशियम भी जब हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, so magnesium also float due to bubbles of hydrogen gas sticking on its surface. Clear? Okay. Next metal is there, aluminium. Which metal is there? Aluminium के बारे में बताना है आपको कि metals like aluminium, iron और zinc do not react with either cold water or hot water. Do not react with cold water or hot water, but they react with steam to form their metal oxide and hydrogen gas. अभी तक हमने बात की थी कि metal reacts with cold water. metal हमारी कौन सी थी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट हमने बात की कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। देन नेक्स्ट अब हम बात करें कौन, हमारे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करते हैं किससे, स्टीम ऑफ वाटर। किस फॉर्म में है हमारा वाटर, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में, इज स्टीम ऑफ वाटर। सो ऑलवेज रिमेंबर एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक reacts with steam of water only. So aluminium reacts with steam of water and it gives aluminium oxide and evolution of hydrogen gas takes place. Then next important point, important question, ठीक है, कि what happen when iron, wool reacts with steam of water, so it gives iron oxide and hydrogen gas. सभी में क्या हो रहा है कि all metal reacts with water and gives their oxide and hydrogen gas. That much is clear. लेकिन अब यहाँ पर नई बात क्या हो रही है कि aluminium और iron, aluminium reacts with water, it gives aluminium oxide and hydrogen gas, but water किस form में, only in the form of gas. Iron reacts with steam and it gives iron oxide and hydrogen gas. So what do we have to do there? हमें क्या करना है, इस डायग्राम में सबसे पहले हमें एक बैंड टेस्ट ट्यूब लेना है। बैंड टेस्ट ट्यूब में हमें यहाँ पर लेना है स्टील का वूल। क्या लेना है हमें, स्टील वूल। स्टील वूल सॉक्ड इन वाटर।
क्या होना चाहिए, ये सॉक्ड इन वाटर, सॉरी अ ग्लास वूल, हमें यहाँ पर एक ग्लास वूल लेना है जो कि वाटर में सॉक होगा, और यहाँ पर हमें लेना है हमारी मेटल। क्लियर है? सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्लास वूल लेना है जो कि पानी में भीगा होगा। देन वी हैव टू टेक देयर अ मेटल सैंपल, आयरन हो जाएगी या फिर एल्यूमिनियम हो जाएगी। देन व्हेन वी हीट दिस ग्लास वूल को जब हम गर्म करेंगे, जो कि हल्का सा मॉइस्चर के साथ में था, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, सॉरी स्टीम इज फॉर्म देयर एंड दिस स्टीम रिएक्ट्स विद आवर मेटल। स्टीम क्या करेगी, हमारी मेटल से रिएक्शन करेगी, और जैसे ही स्टीम मेटल से रिएक्शन करती है, एक तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा यहीं पर, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व हियर। वी हैव टू कलेक्ट इट इन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। क्लियर? डायग्राम इज क्लियर? बैंड टेस्ट ट्यूब लेना है, ग्लास वूल लेना है जो कि वेट होगा, सोक्ड होगा वाटर में। यहाँ पर हमें लेना है हमारा मेटल का पीस। जैसे ही हम इस ग्लास वूल को गर्म करेंगे, यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वाटर वेपर रिएक्ट्स विद मेटल एंड इट गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड evolution of hydrogen gas takes place. Okay, so different types of metals reacts with water in different states. So metals such as lead, copper, silver, gold do not react with water. ये कभी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करें, हम अ क्वेश्चन इज गिवन देयर। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यदि हम आयरन आर्टिकल लेते हैं तो आयरन आर्टिकल स्टीम के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है? तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक क्वेश्चन इज गिवन देयर, गिव रीजन व्हाई कॉपर वेसल इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। ठीक है, क्या होता है, स्टील हमारा अलॉय ऑफ आयरन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए स्टील का यूज नहीं किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है। क्यों? उसका रीजन ये ही है कि स्टील का यदि आपने टैंक बनाया है, सो इट विल रिएक्ट विद वाटर वेपर एंड इट विल गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसलिए हमने आयरन का हॉट वाटर टैंक नहीं बनाया है, बट हम कॉपर का बना सकते हैं क्योंकि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी कंडीशन। सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, बट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। इसमें यदि हमने आयरन का बनाया है और पानी गर्म होगा तो स्टीम तो बनेगी ही ना। सो आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। इफ द हॉट वाटर टैंक आर मेड ऑफ स्टील, the iron would react vigorously with steam formed from hot water. Clear है? अब question is given there, write equation for the reaction of iron with steam. आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखकर बताना है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में एक्सरसाइज में गिवन है कि what happen when iron reacts with steam. So already we know that कि iron reacts with steam, it gives Fe3O4 and water is formed there. Yes? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, what happens when metal reacts with acids. What happens when metal reacts with acids? So always remember, when metal reacts with acid, it gives salt and water. Sorry, it gives salt and hydrogen gas. Metal reacts with acid, it gives salt and hydrogen gas. कोई मेटल हुई हमारी, जैसे कि मैं बात करूं जिंक, इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। क्या मैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकती हूँ जो कि डाइल्यूट है? सो मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस।
What it gives? It gives zinc chloride and hydrogen gas. So अब हमें यही बताना है कि what happens when metal reacts with acids. What happens when metal reacts with acids? So always remember, जैसा कि अभी तक हम देख पा रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं. उन्होंने ऑक्सीजन से भी बहुत विग्रेस रिएक्शन की थी और वाटर से भी. Then again, collect sample of metal except sodium and potassium. अब आपको मेटल के सैंपल तो कलेक्ट करना है लेकिन सोडियम और पोटेशियम नहीं लेना है. If the sample are tarnished, rub them clean and with sand paper. यदि आपके मेटल के जो सैंपल हैं वो थोड़े डल हो गए हैं तो आपको क्या करना है, उन्हें रब कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. क्लियर? डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को आपको लेना ही नहीं है. क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर. ये तो कोल्ड वाटर से भी क्या करते हैं, विग्रेस रिएक्शन कर लेते हैं. देन put the sample separately in test tube containing dilute hydrochloric acid and suspend thermometer in test tube. The bulbs are dipped in acid. Observe the rate of formation of bubbles carefully and which metal reacts vigorously with dilute hydrochloric acid and record the highest temperature. Clear है? आपको क्या करना है, मेटल के सैंपल लेना है, सोडियम पोटेशियम नहीं लेना है. मेटल सैंपल कलेक्ट करना है. इस तरह से आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेना है. अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में आपको यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देना है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद में हमें क्या करना है, थर्मोमीटर लगा देना है. देन ऐड पीस ऑफ मेटल. अब क्या ऐड करेंगे हम, पीस ऑफ मेटल. Yes, so different metals reacts with hydrochloric acid and what happened here, they gives their salt and hydrogen gas. Salt और hydrogen gas यहाँ पर बन जाती है. So what do we have to remember there, what do we have to observe there? आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि when magnesium reacts with hydrochloric acid, evolution of hydrogen gas takes place in very शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम. बहुत ही जल्दी से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. सेकेंडली जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, सो व्हाट हैपन देयर, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व देयर. बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है उसका अमाउंट फर्स्ट वाली रिएक्शन से कम होता है और टाइम ज़्यादा लगता है. नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, सो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म देयर. बट अगेन हाइड्रोजन गैस का अमाउंट अब और कम होता जाएगा और टाइम ज़्यादा लगता जाएगा. इन आयरन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड and is formed here and hydrogen gas is evolved here. लेकिन हाइड्रोजन गैस जो यहाँ इवॉल्व हो रही है उसकी अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी कैन से, हम यहाँ पर जो एक्टिविटी कर रहे थे, इस एक्टिविटी का हमारा मेन मोटो ये था कि जो डिफरेंट सैंपल हमने यहाँ पर मेटल के यूज़ किए हैं, ठीक है, डिफरेंट सैंपल वी आर यूजिंग हियर मेटल. जैसे कि मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया था, फिर मैं बोलूँ कि मैंने एल्यूमिनियम लिया है, जिंक एंड आयरन. सो व्हेन दिस डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, फर्स्टली मैग्नीशियम गिव्स लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन, देन लेस देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम गिव्स हाइड्रोजन, देन लेस देन एल्यूमिनियम जिंक गिव्स हाइड्रोजन, देन लेस देन जिंक आयरन गिव्स लेस हाइड्रोजन. क्लियर है? तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. सो दिस इज an activity which shows metal reacts with dilute hydrochloric acid and salt and hydrogen gases evolve the. तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मेटल क्या होगा, रिएक्टिव होगा. क्लियर है?
नेक्स्ट हम बात करें कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपका आया है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ये सारी मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन कर सकती हैं और क्या बनेगा हमारा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। लेकिन अब हमें क्या बताना है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ व्हाट, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि व्हाई मेटल डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रिक एसिड। मेटल जो है वो जनरली नाइट्रिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं करती है। उसका रीजन ये है कि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। What is nitric acid? Nitric acid is a strong oxidizing agent और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था जिंक रिएक्ट्स विथ HCl, it gives जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इस तरह की हाइड्रोजन गैस जो है हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ में इवॉल्व नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? देन दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, इसे ऑक्सीजन दे देता है। सो व्हाट, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड हियर। सो ऑलवेज रिमेंबर, hydrogen gas is not evolved with nitric acid. Why? Because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes evolved hydrogen in reaction and these are hydrogen converted into water. Okay. Then now remember there कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यदि हम हाइड्रोजन आयन की यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्राइट्स आर फॉर्म देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्राइट आर फॉर्म देयर। अलग अलग तरह के नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यूज करने पर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कि N2O, NO और NO2। सो व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ hot and concentrated nitric acid? So when zinc reacts with hot and concentrated nitric acid, zinc nitrate is formed there and nitrogen dioxide and water is formed. बात समझ में आ रही है आपको? What is given there कि what happen when zinc reacts with concentrated and hot? नाइट्रिक एसिड कैसा है, हॉट भी और कॉन्सेंट्रेटेड भी है। तो जब हम जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, सो हमारा क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म दियर। बट इन नेक्स्ट स्टेप नाउ वी आर टेकिंग जिंक प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हमने नाइट्रिक एसिड कैसा लिया है, कोल्ड। कैसा नाइट्रिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, कोल्ड। ऊपर हमने कैसा नाइट्रिक एसिड यूज किया था, हॉट। सो व्हेन वी यूज कोल्ड and concentrated nitric acid, so cold and concentrated nitric acid reacts with zinc. Zinc nitrate is formed there, but अब नाइट्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म दियर। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, लेकिन जबकि जिंक कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करता है, सो इट गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या आपको इन दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड में डिफरेंस दिख रहा है? यस। सो व्हेन वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रिक एसिड, हॉट और कोल्ड, प्रोडक्ट इज डिफरेंट देयर। अब एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि विच मैटर्स रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, विच मैटर्स रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। अभी तक हम बोल देते कि हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व ही नहीं होती है,
किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी मेटल्स है जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दियर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज reacts with very dilute, react with very dilute nitric acid and they gives magnesium nitrate and hydrogen gas. Second, manganese reacts with nitric acid and it gives manganese nitrate and hydrogen gas. So यहाँ पर आपकी दो important क्वेश्चन बन रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर why metals does not evolve hydrogen gas with nitric acid. सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है, ऐसी कौन सी मेटल्स है जो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? सो इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन इनटू वाटर मॉलिक्यूल और अलग अलग तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। सेकेंड, ऐसी कौन सी मेटल्स है जो कि नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। सो दीज मेटल्स आर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। Yes, next. So on the basis of different type of chemical reaction of metals with oxygen, water and acids. Oxygen, water and acid, what we can conclude there by the different types of activities, what we can conclude there कि the rate of formation of bubbles was fastest in the case of magnesium. सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीशियम के साथ में हाइड्रोजन के बबल्स बड़ी जल्दी से और आसानी से बन गए थे। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सो इन केस ऑफ कॉपर, no bubbles were seen and temperature also remained unchanged. That show copper does not react with dilute hydrochloric acid. ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद में हमने यहाँ पर थर्मोमीटर यूज़ किए थे, ठीक है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया था, अलग अलग मेटल ली थी। सो व्हेन वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, फर्स्टली मैग्नीशियम, सेकंड हमने यहाँ लिया था एल्यूमिनियम, थर्ड हमने यहाँ लिया था जिंक मेटल और फोर्थ हमने लिया था आयरन और फिफ्थ हमने यहाँ लिया था कॉपर। क्लियर है? और थर्मामीटर। सो व्हाट हैपेंड हियर इन केस ऑफ मैग्नीशियम, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट एंड वेरी मच। क्लियर? और यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन होगी लेकिन हाइड्रोजन गैस कम इवॉल्व होगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। जिंक से भी हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी बट लेस देन एल्यूमिनियम। आयरन से भी हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी विथ एसिड बट लेस देन जिंक। और कॉपर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है विथ एसिड। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड देयर कि मैग्नीशियम इज more reactive than aluminum, they are more reactive than zinc, they are more reactive than iron and they are more reactive than copper. So these activities shows their reactivity of different metals with acid. What they show there? Reactivity of different metals with acid. So जिस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, दिस मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। और जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सो व्हाट इज दिस, दिस इज लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा गोल्ड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है? कौन? हमारा गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, ये दे डू नॉट रिएक्ट विद अवर एसिड। सो
अब हमें इन्हें भी तो किसी में मिक्स करना ही होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर एक्वारेजिया. एक्वारेजिया लैटिन वर्ड रॉयल वाटर. What is this? Aquaresia is freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric and concentrated sulfuric nitric acid. What is Aquaresia? It is mixture of freshly prepared hydrochloric acid and concentrated nitric acid in 3:1. क्या लेना है हमें एक्वारेजिया के बारे में बात करना है कि हमारा जो गोल्ड होता है वो किस में मिक्स हो जाता है, किस में डिसॉल्व हो जाता है. वो डिसॉल्व हो जाता है एक्वारेजिया में. एंड व्हाट इज एक्वारेजिया? इट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दोनों ही कैसे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड. सो व्हेन वी मिक्स hydrochloric acid and nitric acid, concentrated hydrochloric acid and nitric acid in 3:1, then aquaresia is formed here or royal water is formed here. So it can dissolve gold. It can dissolve gold enough, though neither of these acids can do so alone. अब जो है सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड अकेले ये काम नहीं कर सकता है. सो ऑलवेज रिमेंबर एक्वारेजिया इट इज मिक्सचर ऑफ व्हाट? इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये इतना ज्यादा हाईली करोसिव होता है कि ये जो हमारी नोबल मेटल है, कौन सी मेटल है? नोबल मेटल है. इसको भी ये डिसॉल्व करने का काम कर देता है. सो एक्वारेजिया इज हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and aluminium. गोल्ड और एल्यूमिनियम को यदि आपको डिसॉल्व करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज एक्वारेजिया. व्हाट इज एक्वारेजिया? इट इज मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in 3:1. ठीक है, ये होता है हमारा एक्वारेजिया. कैन यू फाइंड देयर कि यहाँ पर मैंने गोल्ड लिया है और ये एक्वारेजिया में डालने के बाद में क्या होता है? It dissolve in aquaresia. Clear? Important question is given in your book. आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन गिवन है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है. A man went door to door posing as goldsmith. He promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in particular solution. The bangles sprinkled like new, but the weight was reduced drastically. बात समझ में आ रही है आपको कि एक बंदा रहता है, वो डोर टू डोर जाता है और कहता है कि मैं गोल्ड इसमें दूं, आप मुझे आपकी ज्वेलरी दीजिए, आप मुझे आपकी गोल्ड की ज्वेलरी दीजिए जो कि पुरानी हो चुकी है और मैं आपको उन्हें रिटर्न करूंगा बिल्कुल शानदार चमकाकर. ठीक है, तो एक लेडी ने ऐसा किया कि अपनी गोल्ड की बैंगल्स उन्हें दे दी और जब उन्होंने गोल्ड की बैंगल्स को रिटर्न किया, सो गोल्ड की बैंगल्स जो है बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी, लेकिन उनका वेट क्या हो गया था? कम हो गया था. तो द लेडी वॉज अपसेट, बट आफ्टर अ futile argument the man beat a hasty retreat. Can you play detective? The detective will find out the nature of the solution he had used. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वहां पर उस बंदे ने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था? So the man has used solution of aquaresia. अभी हमने देखा कि गोल्ड और प्लेटिनम किस में डिसॉल्व हो जाते हैं? एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं. सो मैन ने क्या यूज किया है? यहाँ पर एक्वारेजिया यूज किया है जो कि नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है. सो ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी एसिड सॉल्यूशन, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व एंड द इनर लेयर appears shiny. So the causes the loss of its weight. क्लियर है? बंदे ने बैंगल ली, एक्वारेजिया में डाली, ठीक है, बैंगल की आउटर सरफेस जो थी वो डिसॉल्व हो गई, निकालने के बाद में इनर लेयर कैसे दिखने लगी? शाइनी दिखने लगी और
गोल्ड यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण कि बैंगल्स का वेट कम हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन देयर। अब हमें क्या बात करना है? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट मीन्स अब हमें बताना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। तो इस रिएक्शन के लिए, इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 2 वायर लेना है, एक हमें लेना है कॉपर वायर और एक लेना है हमें आयरन नेल। देन कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट और आयरन नेल जो ली है आपने वो किस में लेना है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। लुक दिस एक्टिविटी। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर एक आयरन नेल और एक कॉपर वायर। आयरन नेल को हमें डिप करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर वायर को डिप करना है हमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। बात समझ में आ रही है? आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर वायर डिप इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आफ्टर 20 मिनट्स, अब आपको क्या देखना है? 20 मिनट के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है। सो आफ्टर 20 मिनट व्हाट हैपन? दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ आयरन नेल, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने आयरन नेल लिया था, इट फेड्स फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, ब्लू टू कलरलेस। वो सॉल्यूशन जिसमें कि हमने क्या लिया था? आयरन नेल लिया था। कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डालने के बाद में 20 मिनट में बाद में क्या होता है? यहाँ पर सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। लेकिन वो सॉल्यूशन जिसमें कि हमने कॉपर वायर लिया था, इट रिमेन्स सेम। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमारा कलर फेड हो गया है और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमारा कलर सेम रहता है। सो रीजन क्या है? आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑब्जर्व कलर चेंजेस वेयर कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन iron sulfate solution, we observe no coloring change. So why? Because copper is more reactive than iron. Copper is more reactive than iron. So iron is और copper is, तो आपको बताना है कि copper is more reactive than iron और iron is more reactive than copper. So in test tube A और B किसमें कलर चेंज होगा? टेस्ट ट्यूब ए में हमारा कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बी में हमारा कलर चेंज नहीं होगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज देयर कि मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन कॉपर को सारा डिस्प्लेस कर देता है और आयरन की कोटिंग, कॉपर की कोटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर। सो फर्स्ट मेटल इज मोर रिएक्टिव देन second metal, that's why it displaces. Next is given here, so reactive metals can displace less reactive metal from their compound solution or molten state. So on the basis of this reactivity हम क्या कह सकते हैं कि different types of metal reacts with different salt and different types of displacement takes place. So what happened here? Iron reacts with copper sulfate solution. It's blue. So from blue it turns FeSO4 plus copper. ये है हमारी टेस्ट ट्यूब ए की बात। इन टेस्ट ट्यूब बी कॉपर रिएक्ट्स विथ FeSO4, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है रिएक्शन में। सो व्हाट वी कैन से हियर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म देयर। बट इन सेकंड टेस्ट ट्यूब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देन नो रिएक्शन टेक्स
no reaction takes place and no change takes place. So these type of reaction जहाँ की मेटल एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है और खुद का सॉल्ट बना लेती है. सो these type of reactions are known as displacement reaction, जो कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखी है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है? सो ओवरऑल व्हाट वी कैन से हियर कि मेटल A reacts with metal salt solution B and salt solution of A is formed and metal B is displaces. So some examples are given there. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है. यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर. नेक्स्ट, कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट. कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये सिल्वर को रिप्लेस कर देता है. सो कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर इज फॉर्म्ड. अगला है हमारा आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, इट गिव फेरस सल्फेट एंड कॉपर. Next, lead reacts with copper chloride and it gives lead chloride and copper. Okay. So on the basis of this thing, कि metal reacts with metal solution. Metal reacts with different type of metal solution. Okay. What we can say there? Some metals are reactive and some metals are less reactive. Some metals are more reactive and some metals are less reactive. So on the basis of reactivity of series, on the basis of reactivity of series, कि कुछ मेटल्स जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं. सो व्हेन वी अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, व्हेन वी अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज, सो वी फाइंड a series of metal and these metal series is known as reactivity series. When we list out metals on the basis of their reaction, कि कौन metals ज़्यादा reactive है, कौन metal कम reactive है. So different types of metals arranged in the list on the basis of their reactivity. So this is known as reactivity of metals. What is this? This is known as reactivity of metals. तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पोटेशियम सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव, देन आयरन निकल आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी. इट इज नोन एज reactivity series of metals. A question is given there, which of the following pair give displacement reaction? Displacement reaction जो है, which of the following pair will give displacement reaction? Sodium chloride with copper metal, magnesium chloride with aluminium metal, iron sulfate with silver metal और silver nitrate with copper metal. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सोडियम और कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, देन नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. देन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. क्या कॉपर मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से? यस ऑफ कोर्स. ये हो रहा है हमारा कॉपर, ये हो रहा है हमारा सिल्वर, तो कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और सिल्वर हमारा डाउन है. सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. सो वी कैन से कॉपर कैन डिस्प्लेस आवर सिल्वर मेटल. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि आपके पास मेटल है ए बी सी डी, आपने इन मेटल्स की रिएक्शन आयरन सल्फेट से करवाई है. इन सभी मेटल्स की रिएक्शन किससे करवाई है हमने? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से. फिर सारी मेटल्स की रिएक्शन हमने करवाई है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से. देन अगेन ये सारी मेटल की रिएक्शंस हमने करवाई है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से. और लास्टली सारी मेटल्स की रिएक्शन हमने करवाई है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से. सो ए मेटल रिएक्ट्स विद फेरस सल्फेट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्लियर?
इस तरह से अलग अलग हमारे रिजल्ट होंगे. सो सम क्वेश्चंस आर गिवन देयर. Which metal is most reactive metal? A, B, C, D. Second, what would above observation if B is added to solution of copper second sulfate? तो देखिए जरा, सबसे पहले बोला गया है कि A reacts with ferrous sulfate, no reaction takes place. इसका मतलब ये है कि A आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, so A is less reactive than iron. Second, A reacts with copper sulfate, displacement takes place. जहाँ displacement होगा वहाँ पर ये वाली मेटल हमारी more reactive होगी. So A is more reactive than copper. Next, B reacts with ferrous sulfate and displacement takes place. So B is more reactive than iron. B reacts with zinc sulfate, कोई reaction नहीं हो रही है, तो B क्या होगा? Less reactive than zinc. C reacts with ferrous sulfate, no reaction takes place, means C is less reactive than iron. Again C reacts with copper sulfate, no reaction takes place, means C is less reactive than copper. Then C reacts with zinc, no reaction takes place, again C is less reactive than zinc. नेक्स्ट हमारा है, अब सी की रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट से. किससे हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट से. तो यहाँ अब सी ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है. सी ने क्या किया है? सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है. तो सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर नाइट्रेट. सो ओवरऑल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डी रिएक्ट्स विथ फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट. नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. डी जो हमारी मेटल है वो सारे ही सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं कर रही है. सो डी इज लेस रिएक्टिव. डी इज लेस रिएक्टिव. जैसा कि हमने देखा था बी हमारी जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करती है. सो बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सेकेंड वुड डिस्प्लेस कॉपर. सो बी प्लस कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट takes place. And lastly, on the basis of this thing, which metal is most reactive? So B metal is most reactive, then A, then C, then D, because D does not react with any solution and B reacts with most of the solution. Clear है? Next questions are given there. Important question are given there from your NCERT book. Which gas is produced when dilute hydrochloric is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid. पहले आपको बताना है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है जबकि हमारी रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है. तो जैसा कि हमने देखा कि when हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with metals, hydrogen gases evolved here. Which gases evolved here? Hydrogen gases evolved here. सेकेंड आपसे कहा जा रहा है कि आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट. सो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म्ड हियर. क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे? फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज केमिकल इक्वेशन. वी हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट? राइट केमिकल रिएक्शन फॉर दिस. तो आपको बताना है कि जब जिंक को यदि हमने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स किया है, ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विद आयरन सेकेंड सल्फेट. Zinc reacts with iron second sulfate solution. So what it gives? It gives zinc sulfate and iron. तो क्या हमारा zinc आयरन से ज्यादा reactive है? So yes, zinc is more reactive than iron. Therefore, displacement of iron takes place. Zinc is more reactive than iron. So displacement takes place and zinc sulfate is formed there and iron is displaced here. Because of this, what happened here? Solution of iron sulfate, a gray precipitate of iron and colorless solution of zinc
सल्फेट इज फॉर्म्ड। यहाँ जो हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था ये पहले ग्रीन कलर का था या फिर मैं कहूँ कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, बट आफ्टर रिएक्शन कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड हियर, और आयरन जो है वो हमारा किस कलर का दिखाई देगा अब, ग्रे कलर का। ओके, सो you can take its a screenshot and learn this chapter properly. Then thank you so much for watching my this video.